हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरु जी। यस गुरु जी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल की एक मिनट हाँ यूपी स्पेशल की हम लोग कक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें हमने 2 लेक्चर लिए भी थे। 2 लेक्चर में हमने चार चार आठ आठ चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। चूंकि टेक्निकल इशू कुछ आ जा रही थी बार बार, इसलिए क्लासेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 4 से 5 दिनों का लंबा गैप हो गया, इसके लिए मैं पहले क्षमा मांगता हूँ। और उसके बाद अब निश्चित रूप से कोशिश यही रहेगी कि प्रॉपर तरीके से वीडियो आपके पास जाए। तो आइए आज का, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 ही चैप्टर रखा है, क्योंकि 2 चैप्टर पे पहले रिकॉर्डिंग करके एक बार अपलोड करके देखेंगे कि क्या प्रॉपर तरीके से सब कुछ अब सही चल रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो एक बार आप लोग थंब रेज करके निश्चित रूप से लाइक करके बता दीजिएगा कि नहीं सर सही चल रहा है। उसके बाद रेगुलर आपको 2 2 3 3 क्लासेस करके निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर में आपको ये सारी यूपी स्पेशल और ई दृष्टि की जो बची हुई चीजें हैं सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। ये हमारे बारे में है, देख लीजिएगा। हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए पीडीएफ ज्वाइन कर पाने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोग अपने विषय सूची के ऊपर देख लेते हैं। संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु मृदा और यहाँ तक ये 4 चैप्टर हमने पहले लेक्चर में देखा था। और यहाँ से लेकर के उद्योग तक 4 चैप्टर दूसरे लेक्चर में देखा था। आज हम लोग 2 चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इस 2 चैप्टरों में हम लोग देखने के बाद ये आप लोग थंबनेल करके जरूर बताइए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि टेक्निकल इशू ज़्यादा आ रही बार बार, इसलिए क्लासेस शूट नहीं हो पा रही थी, लाइव क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी। आइए स्टार्ट करते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 1955 में, जब आपका देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई है। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज, उत्खनन एवं परिष्करण हेतु 1974 में क्या हुआ था? राज्य राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। दिसंबर 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति, मतलब उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की थी? तो 1998 में अपनी पहली खनिज नीति घोषित की थी। अब देखो, उसके बाद जो प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसको जो है देखा गया है कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर है, किसमें कहाँ कहाँ भंडार है, कहाँ कहाँ से किस किस चीजें जो है खनन करनी है। तो ये चीजें एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सा चीज कौन सा खनिज किस एरिया में पड़ता है। जैसे अगर कोयला की बात करें तो कोयला सिंगरौली वाले क्षेत्र में, सोनभद्र वाले रीजन में आपको मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए आता है बार बार। बॉक्साइट पूछे तो बॉक्साइट देखो आपका चित्रकूट में मिलता है, बांदा में मिलता है, वाराणसी में मिलता है और ललितपुर में, इतनी जगहों पर बॉक्साइट पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में मिलता है, यही याद रखना। और कजरहट पड़ता है सोनभद्र वाले और मिर्जापुर के बॉर्डर पे, तो कजरहट वाले रीजन में, मिर्जापुर में ही पड़ता है बेसिकली, इस वाले रीजन में ही आपको मिलता है, ठीक है। तो कई बार कजरहट भी मिल जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। कांच बालू की बात कर रहा है तो कांच बालू देखो शंकरगढ़, लोहारगढ़, प्रयागराज वाले रीजन में पड़ता है। और उसके बाद बरगढ़ कहाँ पड़ता है? बांदा। उसके बाद चित्रकूट और अलीगढ़ में कांच बालू पाई जाती है। उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में। जिस पर निशान लगा रहा हूं उसको ध्यान से रखना, पूछा जाता है। इंडालू साइड कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में इंडालू साइड पाया जाता है खनिज। उसके बाद देखो, जिस पर निशान नहीं लगाया उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, इस समय कम है। संगमरमर की बात करेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में संगमरमर पाया जाता है। सैंड स्टोन मिर्जापुर वाले रीजन में पाया जाता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर वाले रीजन में पाया जाता है। उसके बाद देखो, डायस्पोर की बात करेंगे तो जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर वाले रीजन में पाया जाता है। ग्रेनाइट भी आपका पूरे के पूरे आपका बुंदेलखंड वाले रीजन देखो, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, उसके बाद सोनभद्र, ठीक है, और झांसी, तो इस वाले पूरे रीजन में आपका ग्रेनाइट भी देखने को मिलता है। अब देखो, तांबा की बात करेंगे, तांबा आपका ललितपुर मिलता है, हीरा बांदा मिर्जापुर मिलता है, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी मिलता है, और यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। कई बार पूछा गया है, यह ध्यान रखना। और लौह अयस्क के भी निक्षेप आपको ललितपुर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक चीज यह ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक है, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, और सोनभद्र और मिर्जापुर और चंदौली, इतना अगर ले लिया जाए तो इन्हीं रीजन में आपको सबसे ज्यादा खनिज संसाधन देखने को मिलेगा। ये हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले रीजन में मिलता है।
तो अगर कभी भी उत्तर की तरफ का राज्य देखने को मिल जाए और जिला देखने को मिल जाए या क्षेत्र देखने को मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप क्या कहोगे कि सर इधर तो खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना कि जो खनिज संसाधन संपन्न जिले हैं देखो कहाँ पर, प्रयागराज है, झांसी है, मिर्जापुर है, हमीरपुर है, सोनभद्र है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, यह सब कहाँ पर है, जालौन है। यह सभी के सभी बुंदेलखंड वाले रीजन में ही देखने को मिल जाते, इतना मोटा मोटी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखो एंडालुसाइट और डायस्पोर जो खनिज संसाधन है, यह देश में दृष्टि के मतलब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से क्या रखता है, ये प्रमुख स्थान रखता है। मतलब इसकी अधिकता पाई जाती है किसमें, एंडालुसाइट और डायस्पोर में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 में आई थी, उसके कुछ मूल मंत्र दिए थे, कैसे कैसे खनन करना है, क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए। या ये सब सीधी सी बात है कि जो चीजें पर्यावरण की के लिए जो है ठीक हो, लोगों के लिए ठीक हो, उसी सब चीजों के आसपास ये सब बातें रहती हैं, पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैप में देखने का प्रयास करना, ये देखो पूरा का पूरा उत्तर भारत, ये देखो ये कहीं पर भी आपको खनिज की अधिकता देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप ये बुंदेलखंड वाला रीजन देख लीजिए, यहाँ पर यही बुंदेलखंड वाले रीजन में और मिर्जापुर चंदौली से होते हुए अगर हम देख लिया जाए, तो यही आपको क्या मिलेगा, मोटा मोटी खनिज संसाधन वाला एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्शन में अगर इधर वाला रीजन रहेगा तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जो चीजें हमने आपका बताया है वही चीजें यहाँ पर ली गई है। जैसे कि झांसी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो कांच बालू, पोटास, तेल खड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम, डायस्पोर, फेल्सपर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें, देखो कांच बालू यहाँ भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे पर क्या करेंगी, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, वहां भी पाई जा रही, यहाँ भी पाई जा रही। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्टिकुलर वही पाई जाती है, वो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। वही चीजें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे देखो ललितपुर में यूरेनियम कई बार पूछा जाता है कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। अगर आप आएंगे सोनभद्र वाले रीजन में, तो कोयला, ये सिंगरैली वाले रीजन पाया जाता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखो कि मिर्जापुर वाले रीजन में तो संगमरमर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से चीज इंपॉर्टेंट रखना। और सोनभद्र वाले में भी संगमरमर वाला। फिर उसके बाद थोड़ा चाइना क्ले जो होता है, या सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों वाले रीजन में चाइना क्ले भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और चूना पत्थर तो आपको पता है कि मिर्जापुर वाले रीजन में चूना पूरा बेलन घाटी में ही मिलता है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रयागराज में कई बार पूछा गया है, कांच बालू के लिए कई बार पूछा जाता है, तो पोटास लवण या कांच बालू दोनों के लिए कहाँ, प्रयागराज में पाया जाता है। कांच बालू उसी के सटा हुआ जिला है चित्रकूट, उसमें भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन कांच बालू का मेन जो एरिया है वो प्रयागराज में ही ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर यमुना और गंगा नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर बालू का आते हैं, इसलिए इसमें कांच बालू की भी मात्रा अधिक देखने को मिलती है। बांदा वाले रीजन में चलेंगे, देखो बहुत सारे रीजन पाए जाते हैं। उसके बाद हमीरपुर में देखो पायरोफाइलाइट, सेल घड़ी, जिप्सम, बहुत सारे इसमें भी पाए जाते हैं। तो जो मेन था मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बहुत उसको टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। खनन नीति के क्या उद्देश्य है, ये सब चीजें हैं, आप थ्योरी पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। क्लास छोटा छोटा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, मेरा प्रयास अब यही है, क्योंकि 5 दिन क्लास वैसे भी गैप हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा संसाधन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या दे देगा, आपको ऊर्जा संसाधन का नाम दे देगा और वो जिला दे देगा, लगाना होगा। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत थर्मल की बात कर रहा है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब लगाई गई थी, 1942 में लगाई गई थी, ये ध्यान रखना। आजादी के पहले की है। हरदुआगंज ताप कहाँ, किसके सहयोग से निर्माण इसका हुआ है, रूस के सहयोग से। कहां पर लगाया गया है, तो यह अलीगढ़ में लगाया गया है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। उसके बाद देखो गौतम बुद्ध नगर की बात करें, यह गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में देखो आपका क्या देखने को मिल रहा है, ददरी ताप विद्युत परियोजना, यह भी थर्मल है। ठीक है, यह ध्यान रखना, ददरी ताप विद्युत परियोजना सीधा सीधा कहां पर, गौतम बुद्ध नगर। बरेली में पूछे तो आंवला ताप विद्युत संयंत्र कहां पे लगाया गया है, बरेली में लगाया गया है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए पनकी कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता है कि पनकी कहां पर है, कानपुर नगर में। एक कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, तो कानपुर नगर में पनकी है। उसके बाद देखो रायबरेली में चलेंगे, देखो वो बरेली था, ये रायबरेली है। बरेली में आंवला ताप विद्युत है, जबकि रायबरेली में क्या है, उचाहर। आपको पता है उचाहर स्टेशन भी है, उसी के नाम पर उचाहर ताप विद्युत परियोजना भी है। उसके बाद देखो अम्बेडकर नगर में चलेंगे तो टाटा जल विद्युत सॉरी ताप थर्मल है, इधर जो है वाटर वाला नहीं है, ध्यान रखना। ताप का मतलब कोयला से। ठीक है, थर्मल विद्युत परियोजना कहां पर, आपका अम्बेडकर नगर में। कौन सा, टाटा। उसके बाद देखो अगर हम नीचे चलेंगे तो सोनभद्र वाले रीजन में चल रहे हैं,
तो सोनभद्र में देखो दो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, एक रिहंद वाला। तो आपको पता है कि रिहंद नदी है, ये सोन नदी है। इसी सोन नदी पर क्या, रिहंद नदी इसकी सहायक नदी, और इसी रिहंद नदी पर डैम बनाया गया है रिहंद, और उसी पर एक परियोजना बना स्थापित की गई है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र। ठीक है। और शक्तिनगर आप आगे जाते हो तो शक्तिनगर पड़ता है, शक्तिनगर आपका कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है, वहां पर शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना बनाया गया है। और सोनभद्र में कुछ देखो ओबरा भी है और उसके बाद अनपरा भी है, इसी के नाम पर क्या है, छोटे छोटे क्या है, यह स्थान भी है ओबरा और अनपरा। तो देखोगे कि अनपरा ताप विद्युत केंद्र और ओबरा ताप विद्युत केंद्र भी बनाए गए हैं। उसके बाद देखो ओबरा पर एक जल विद्युत परियोजना भी है, ये तो ताप वाला हो गया। और रिहंद जो हमने आपको दिखाया वहां पर भी जल विद्युत परियोजना बनाई गई, क्योंकि हमने आपको बताया कि देखो रिहंद है, रिहंद नदी बनाई गई, ये डैम बनाया गया, तो इधर जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहीं पर इधर जो जल जमा होता है इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे टरबाइन लगाए गए हैं और इसी पानी के माध्यम से टरबाइन को घुमा करके जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। कहाँ पर, रिहंद जल विद्युत परियोजना, और रिहंद ताप विद्युत परियोजना भी बनाई गई है, थर्मल से भी चलती है और वाटर से भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो झांसी में परीक्षा है, कई बार पूछा गया, याद रखना कि परीक्षा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है परियोजना, तो यहाँ पर झांसी में है। देखो ललितपुर में हमने आपको बताया था कि बेतवा नदी है, इसी बेतवा नदी पर माता टीला, राजघाट और आपका परीक्षा बांध बनाए गए हैं, तीनों इसी बनाए गए हैं, क्योंकि नदी ऐसे होकर किधर जाती है और यमुना की सहायक नदी है। तो माता टीला इसीलिए जल पर ही बनाई गई, तो जल विद्युत परियोजना होगा, राजघाट भी जल होगा, और यहाँ पर सॉरी परीक्षा, परीक्षा क्या है, परीक्षा आपका ताप है, और परीक्षा जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, एक परीक्षा थर्मल भी है और एक परीक्षा जल विद्युत भी है, यह भी आप ध्यान रखना, एक परीक्षा जल विद्युत, क्योंकि परीक्षा डैम बनाया गया और उस डैम के बाद जो विद्युत उत्पादन की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत परियोजना। तो माता टीला, राजघाट और परीक्षा, यह तीनों ध्यान रखना कहां पर, बेतवा नदी बनाए गए हैं, और इसमें से एक परीक्षा वाला झांसी में है, बकिया दो कहां पर है, ललितपुर में। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो रहा हो। देखो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मात्र एक परमाणु केंद्र है, नरौरा परमाणु केंद्र, 220 मेगावाट की दो संयंत्र है, कहां पर है, बुलंदशहर में। कई बार पूछा गया है, इस बार भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मोटा मोटी जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने आपको समझा दिया, मैप में दिखा भी दिया। अब आइए देखिए यहाँ पर अलग कर दिया है, पहले आपको थर्मल विद्युत के बारे में बात किया है। तो थर्मल विद्युत देखो कहाँ पर, ददरी, ददरी हमने आपको दिखाया कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर पे, कोयला आधारित है, मेगावाट याद रखने की जरूरत नहीं है। टांडा हमने आपको दिखाया अम्बेडकर नगर में, यह भी देखो कोयला पर है, थर्मल है। ऊंचाहार रायबरेली कोयला है। सिंगरौली अभी हमने आपको दिखाया, सोनभद्र में एरिया भी हमने आपको दिखा दिया, देखो कोयला है। रिहंद को हमने दिखाया कि रिहंद कोयला भी है, और रिहंद क्या है आपका जल विद्युत परियोजना भी है। और रैया देखो गैस पर आधारित है, और ददरी जो आपका गौतम बुद्ध नगर में एक आपका कोयला पर भी है और वहीं पर गैस भी आधारित है, दोनों। मतलब ददरी जब भी आए जगह ही लगाने के लिए आएगा, ज्यादातर कोयला, थर्मल और जल गैस में कंफ्यूज आपको नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ये देखो आपका ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के जो राज्य विद्युत निगम के अंतर्गत है, ये क्या था, राष्ट्रीय, ये नेशनल स्तर पे था। और अगर आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य का है तो राज्य विद्युत निगम है वो कौन सा है, जैसे अनपरा है, ओबरा है, हरदुआगंज है, परीक्षा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के अंदर अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देख ही लिया, हरदुआगंज कहाँ पर था, अलीगढ़, इसका नया नाम हरिगंज, परीक्षा का हरिगढ़ हो गया है, हरिगढ़ हो गया। ठीक है, हरिगढ़। और आपको परीक्षा में दिखाई दिया झांसी में। उत्तर प्रदेश में कुल प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, वो देखो खारा है, कहाँ पर, सहारनपुर में। सहारनपुर में आपको पता है कि पेपर टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रमुख है, और ये आपका उत्तराखंड से लगने वाला जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। ये सब बातें हो चुकी है। किस नदी पर, नदी को थोड़ा ध्यान रखना, असन नदी पर बनाया गया है, खारा लगाने के लिए आ सकता है। माता टीला कहां पर है, ललितपुर में हमने आपको दिखाया। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर हमने आपको बताया। ओबरा देखो सोनभद्र में, ये तो ठीक है, नदी भी याद रखना, ओबरा वाला किस, वही रिहन नदी पर है, ये बात ध्यान रखना। रिहन नदी पर रिहन भी है, खुद परियोजना है, और ओबरा परियोजना भी उसी पर। राजघाट में हमने आपको बताया कहां पर, बेतवा नदी पर ही है, और अगर जिला पूछे तो ललितपुर। उसके बाद देखो निर्गजनी की बात करें तो मुजफ्फरनगर में है, यह ऊपरी गंगा नहर जो आई है उसमें आपका बनाया गया है निर्गजनी। रिहंद हमने आपको बता दिया कि सोनभद्र में है, और रिहंद नदी पर ही बनाया गया है, सब कुछ दिखाया भी गया है। अब देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र, एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू इतना ज्यादा आ चुका है इसलिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ गई हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग यहाँ से समस्या नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र हमने आपको पहले ही दिखाया, एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पर है, नरौरा में स्थापित किया गया है। 220 मेगावाट का दो है, इसको याद रखना, यह इस चीज को। उसके बाद नरौरा परमाणु संयंत्र का प्रथम रिएक्टर 1 जनवरी 1991
और दूसरा 1 जुलाई 1992 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब आ जाइए इससे संबंधित जो एग्जाम कैप्सूल प्रमुख जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पाया है? तो कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, सिर्फ यहाँ आंसर दिया हुआ है तो सिंगरौली। कहाँ पर पड़ता है आपको हमने बता दिया, सोनभद्र रीजन में। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया है? मात्र एक जिला हमने बताया कि ललितपुर में, और कहीं नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो जो बहुत सारे खनिज दिए रहे होंगे उसमें लाइम स्टोन और डोलोमाइट आपने देखा ही। एंडेलुसाइड का भी जो है आपका प्रमुखता से पाया जाता है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहां पर पाते हैं? तो ललितपुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? हमने बताया नरौरा, मात्र एक है। कहां पर? अगर जिला पूछ ले तो बता देना कि बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर। ठीक है, उसके बाद देखो कहां गए आप लोग, कहां कह रहा है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, यह कहां पर? ये करंट का न्यूज है, 2010 में, आज के समय में रिलेवेंट नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ संयंत्र किस बांध पर बनाया गया है? चूंकि पहला ही इसलिए पूछा जा सकता है, उसमें करंट में ही पूछा गया था, 19 का ही बात है, इसलिए ध्यान रखना कि पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर ही बनाया गया। बेराइट और एंडालुसाइड कहां पर? हमने बताया है कि सोनभद्र में यह पाया जाता है, बेराइट और एंडालुसाइड की प्रमुखता भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर वाले रीजन में तांबा पाया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में, जिसका नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना कि पहला जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 से ही प्रयासरत जारी है कि जो ट्रेडिशनल परंपरागत ऊर्जा है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ठीक है, इसको छोड़ करके पारंपरिक ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, गैस हो गया, कोयला हो गया, जितना भी पेट्रोल, डीजल, परमाणु, ये सब छोड़ करके कहाँ, जैसे कि आपका नवीकरित ऊर्जा, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, इन सब पर प्रयास करने का कब से? 1983 से चल रहा है, इसे ध्यान रखना। देखो 10वां चैप्टर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में, पर्यटन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हमने बताया कि इसमें 2 ही चैप्टर लिया गया, क्योंकि एक बार चेक करना चाहते हैं सब कुछ सही चल रहा होगा तो आगे थोड़ा चैप्टर बढ़ा दिया जाएगा। आइए, प्रदेश में सड़क यात्री परिवहन, प्रदेश में सड़क यात्री परिवहन 15 मई 1947 से स्टार्ट हुआ था। मतलब सड़कों पर बस चलना 15 मई 1947 से। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 12,270। और सबसे बड़ी बात है कि यह पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले स्थान पर कौन है सर? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र का नंबर आता है, यह बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर देखो लिखा भी है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान तीसरे स्थान पर। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रम लगाने के लिए आ सकता है। किस पर? यह ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की। अब आ जाओ, जिस पर हमने निशान लगाया सिर्फ हम उसी को पढ़ा रहे हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम जो गलियारा है, आपको पता है कि पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है कहां पर काटता है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी से होकर के जाता है, पोरबंदर से होकर के असम के सिलचर तक जाता है, पूरब से पश्चिम, और उत्तर वाला जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, ये ध्यान रखना। वही बात कह रहा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है कहां पर काटता है? तो झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। अब उसके बाद आइए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुछ प्रमुख राजमार्ग की बात कर रहा है, ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की। उसमें देखो कुछ देख लेना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका नया नाम क्या हो गया है? नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसका नाम हो गया 19। और कहां से कहां तक कनेक्ट होता है? तो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक। पहले यही याद रखना, दिल्ली से लेकर कोलकाता, अगर इसको पकड़ते हो तो दिल्ली से सीधे चले जाओ कहां? कोलकाता। बीच में कौन कौन से जिले आएंगे? तो आपको मथुरा मिलेगा, आगरा मिलेगा, कानपुर मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा और वाराणसी मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे होते हुए कहां निकल जाओगे आप? कोलकाता। उसके बाद आपको बहुत ही फेमस ये नेशनल हाईवे NH7 क्या आपने नाम सुना होगा? NH7, ठीक है। NH7 आई थी, मूवी भी एक बनी थी। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? 35 कर दिया गया है, वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। इसके बीच में मनगवा, रीवा, ये सब भी आपको पढ़ेंगे। तो 2 नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि प्रदेश से होकर
गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-19 है। कौन सा? NH-19। ठीक है, ये हमने आपको दिखाया। कहाँ गया ये NH2, इसका पुराना नाम क्या था? NH2। ठीक है, कहाँ? दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, अभी नया नाम उसका NH-19 हो गया, पुराना नाम NH2 था, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाए तो ध्यान रखना। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे, इधर देखो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे, कहाँ कहाँ यमुना एक्सप्रेसवे, कौन कौन जिले लाभान्वित होंगे, उसको थोड़ा देख लेना। पहला है आपका, देखो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है। कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे इसमें? देखो गौतम बुद्ध नगर होगा, अलीगढ़ होगा, मथुरा होगा, हाथरस होगा और आगरा होगा। और अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो मेरठ से लेकर कहाँ? प्रयागराज तक इसको जोड़ा गया है। 594, सबसे लंबा है ये, 594 किलोमीटर। और इससे लाभान्वित होने वाले तो जाहिर सी बात है, मेरठ से तो चल ही रहा है, प्रयागराज तो आ ही रहा है। बीच में कौन कौन से जिले आएंगे? तो हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबलपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़। इतने जिले आपको बीच में देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक आपको जोड़ा गया है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। देखो गाजीपुर से लेकर कहाँ? लखनऊ तक आपको जोड़ा गया है। अब इसके बीच में कौन कौन से? तो मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अयोध्या इसमें काफी चर्चा में है और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रेल परिवहन की हम लोग बात करेंगे। कुल 9109,100 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ उत्तर प्रदेश कुल रेल की लंबाई से देखो पहला स्थान है पूरे भारत में। कितना लंबाई है? टोटल 9100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में है और पहला स्थान रखता है। दूसरा कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अब कौन हो गया है? हुबली जिला कहां पर? कर्नाटक में पड़ता है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर आता है। जबकि यह विश्व की बात कर रहा है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा लोको यार्ड अगर पूछे, एशिया का सबसे बड़ा लोको यार्ड पूछे तो मुगल सराय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका पुराना, सॉरी नया नाम है, पुराना नाम मुगल सराय है। तो दोनों चीज में ध्यान रखना कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में, दूसरा उत्तर प्रदेश गोरख में। और एशिया का सबसे बड़ा लोको यार्ड अगर पूछे तो मुगल सराय, नया नाम पंडित दीन दयाल। रेल संस्थान देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? आपको पता है कि मड़ुआडी वाराणसी में है। रेल रिपेयर कोच कहां होता है? गोरखपुर में होता है। और रेल कोच कारखाना कहां पर? लालगंज। लालगंज कहां पड़ता है? रायबरेली में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहां पर है? प्रयागराज में है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। बिजली प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में। और रेल संरक्षा आयोग कहां पर है? लखनऊ में। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश रेल नेटवर्क का 100% क्या किया जा चुका है? विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका है कि हमें पूरा का पूरा 100% जो है विद्युतीकरण करना है। ठीक है, वायु परिवहन की बात करें तो करा प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, बमरौली, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ? फुर्सतगंज, रायबरेली, मेरठ, उसके बाद अलीगढ़, सैफई एयर स्ट्रिप में, और उसके बाद करा सहारनपुर में एयर स्टेशन, झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र। इतना चीज है अलग अलग, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर आपको उसमें चार्ट में भी दिया गया, इसलिए ध्यान रखिए। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कई बार मिलाने के लिए आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर अमौसी देता है तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया? चौधरी चरण सिंह। कहाँ पर पड़ता है भैया? लखनऊ में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत लोग को नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं उसको, तो ध्यान रखना ये कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद देखो बमरौली कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। चकेरी आपको पता है कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी कई बार पूछा गया, ध्यान रखना यह कानपुर में पड़ता है, सीधा सीधा लगाने के लिए आता है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर? आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? अयोध्या में। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? निर्माणाधीन है भी कहाँ पर? ये गौतम बुद्ध नगर में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ललितपुर तो नाम से पता चल जाएगा, झांसी नाम से पता चल जाएगा, गोरखपुर नाम से पता चल जाएगा, बरेली नाम से पता चल जाएगा, और कुशीनगर भी नाम से पता चल जाएगा। इसमें जानने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं, यह बात आप ध्यान रखना। और यह पूरे भारत में पहला ऐसा स्टेट है जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहले स्थान पर कौन है? देखो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरे नंबर पर देखो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथे नंबर पे देखो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 5वें नंबर पे कौन? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पूछे कि निम्न से कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो ये 5 याद रखना, बाकी अगर ऑप्शन में जो आएगा उसको हटा देना।
जल परिवहन के चलते हैं तरफ, तो जल परिवहन मेरे को हल्दिया से लेकर के प्रयागराज, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं, वह कहां पर, गंगा नदी पर स्थित है और यह 1620 किलोमीटर लंबा है और देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग क्यों? क्योंकि अपने ही अंदर चल रहा है ना, अपने देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, तो आंतरिक जलमार्ग हो गया। अब इससे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। उसके बाद देखो, पहली बस सेवा कब चलाई गई थी? हमने ऊपर दिखाया था 1947 पहली बस सेवा चलाई गई थी। कहां से चलाई गई थी? लखनऊ से लेकर के बाराबंकी तक। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कई बार पूछा गया है, गोरखपुर में है। अगर उत्तर मध्य पूछे तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है और रेलवे संरक्षा आयोग कहां पर है? लखनऊ में। एक मिनट रुक जाइए। अब उसके बाद देखिए, प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहां कब चलाई गई थी, कहां पर? तो प्रयागराज से कानपुर में रेलगाड़ी की बात हो रही है। 3 मार्च 1859 में, अंग्रेजों के समय में, प्रयागराज से कानपुर। देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हमने बताया वाराणसी में है। रेल कोच कारखाना कहां पर? लालगंज रायबरेली में, ऊपर आ चुका था। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, देश का सबसे लंबा राजमार्ग कहां पर? जलमार्ग की बात करा, नेशनल वाटरवे 1 की बात करा, प्रयागराज से हल्दिया कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 नोएडा में। उसके बाद देखो, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कॉलेज कहां पर है? ये प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर है? फुर्सतगंज अमेठी में है। एक मिनट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी उड़ान अकादमी कहां पर है? तो फुर्सतगंज अमेठी। कई बार पूछा था, इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? आगरा पे है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहां से स्टार्ट की गई थी? यह प्रयागराज से लेकर के नैनी तक 1911 में आजादी के पहले स्टार्ट की गई थी। आइए, अब उसके बाद कुछ प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल है, उसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये मुजफ्फरनगर, देखो यहाँ पर मुजफ्फरनगर है ये, ठीक है। ये मुजफ्फरनगर में तो शुक्रताल का प्राचीन मंदिर और शिव मंदिर, दो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुक्रताल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शुक्रताल का प्राचीन मंदिर पूछे तो कहां पर? मुजफ्फरनगर। उसके बाद देखो, अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें, यही फर्रुखाबाद जहां पर आलू वाला एरिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थकर विमलनाथ, कपिल मुनि आश्रम, यह सभी के सभी कहां पर? फर्रुखाबाद में है। इंपॉर्टेंट इसमें है, ये सब इंपॉर्टेंट रखना कि गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थकर विमलनाथ और कपिल मुनि आश्रम। चूंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी इस सब चीजों पे फोकस कर रही है, इसलिए ध्यान रखना कि ये सब चीजें पूछी जा सकती है। अब आ जाइए, हरदोई की बात कर ले, तो हरदोई में देखो विक्टोरिया है और हाल घंटा घर है। इंपॉर्टेंट ये वाला देखो, सीतापुर वाला कहाँ है? नैमिषारण्य, कई बार पूछा गया है। नैमिषारण्य तो ये आपका सीतापुर में। उसके बाद देखो, ये आपका अयोध्या वाला रीजन। आपको पता है कि अयोध्या में अभी प्रभु श्री राम का जो मंदिर था, महल था, उसका उद्घाटन हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी संपूर्ण हो चुका है, इसलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। क्या क्या वहां पर है? देखो, वहां पर आपको अयोध्या राम जन्मभूमि मिलेगा, हनुमानगढ़ी मिलेगा, कनक मंदिर मिलेगा। ये तीनों ध्यान रखना कहां पर है। उसके बाद देखो, आप आ जाइए प्रयागराज वाले रीजन में। देखो, तो प्रयागराज में देखो क्या क्या है। आपको अक्षयवट मंदिर देखने को मिल जाएगा, इलाहाबाद का किला जिसने अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये देखने को मिलेगा। कुंभ मेला आपको पता है कि यहाँ देखने को मिलेगा। आनंद भवन आपको पता है यहीं पर है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास भवन है ये। उसके बाद देखो, चंद्रशेखर आजाद पार्क आपको देखने को मिलेगा और खुसरो बाग। तो ये सब महत्वपूर्ण है, सुना भी है आपने, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद कह रहा है कि कुशीनगर वाले में देखो, ये कुशीनगर है। तो कुशीनगर में देखो क्या क्या मिल रहा है। तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको पता यहीं पर हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। गोरखनाथ मंदिर आपको पता है इसी इसी यहीं पे कुशीनगर वाले रीजन में। एक मिनट, गोरखनाथ मंदिर तो गोरखपुर में, सॉरी, हाँ, गोरखनाथ मंदिर कहां पर है? तो गोरखपुर में, ठीक है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो, देवरिया में चलेंगे। देवरिया में बाबा सोमनाथ का मंदिर देखने को मिलता है, देवरिया में। अटाला मस्जिद कई बार पूछा गया है, कहां पर है? जौनपुर में, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा कहां पर है?
यह भी कई बार पूछा गया है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबला बनाया गया है। आपको पता है कि यह क्या है, गवर्नर जनरल है। उसके बाद कहते हैं कि चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सारनाथ वाले रीजन में। तो सारनाथ वाले रीजन में चलेंगे, वाराणसी में। देखो सारनाथ आपको वहां मिलेगा, ठीक है। वाराणसी में सारनाथ आपको मिलेगा, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के बाद पहली बार उपदेश दिया था। बाबा विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा, संकट मोचन मिलेगा, भारत माता मंदिर मिलेगा, काल भैरव का मंदिर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो अमेठी में चलेंगे। अमेठी में जायसी स्मारक है, यह बात ध्यान रखना। मलुक दास की कर्मस्थली कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने स्टार लगाया, ध्यान रखना कि संत मलुक दास की कर्मस्थली कौशाम्बी में है। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत कई बार पूछा गया है, कंफ्यूज होते हैं। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। दशावतार मंदिर भी कई बार पूछा गया है, कहां पर है, ललितपुर में है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, झांसी में, झांसी में नहीं है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ठीक है। शुक्ला तालाब की बात करें तो शुक्ला तालाब आपका कहां पर है, कानपुर वाले रीजन में हो जाता है। उसके बाद देखो, एक मिनट सॉरी, वो कानपुर देहात में होता है, ठीक है। और कानपुर आपको पता है कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। और कानपुर में अगर हम चले, मतलब कानपुर नगर में चले, तो जेके मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखो आगरा में चलिए, तो बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने खास और फतेहपुर सिकरी, सेम चले सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सिकरी में। ये सब इंपॉर्टेंट है, कहां पर, आगरा में। कई बार पूछा भी गया है। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने। कुछ लोग दिल्ली के लोग कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब आगरा में है। भगवान वराह का मंदिर कहां पर है, कासगंज में है। ये बात ध्यान रखना, भगवान वराह का मंदिर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, कि पर्यटन से उद्योग भी मिल सकता है 1998 में। और इसमें आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 2024 की जो पर्यटन नीति है, ये दूसरी पर्यटन नीति है, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको कई सारे सर्किट बनाए जाएंगे। जैसे रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, ठीक है। इससे आपका कृष्ण सर्किट है। इससे क्या होगा कि जितने भी कृष्ण से संबंधित जन्मस्थली वाले स्थान उसको जोड़ा जाएगा। राम संबंधी जितने जन्मस्थली वाले उसको महाभारत सर्किट है, महाभारत में जो जो जन्मस्थली वाले या जो महत्वपूर्ण जगह है उसको जोड़ा जाएगा। बौद्ध का जहां जहां संबंध रहा उसको जोड़ा जाएगा। उससे क्या होगा कि एक सर्किट के रूप में विकास होगा। और जब पर्यटन आएगा तो पर्यटक क्या करेगा कि सोचेगा कि ये पूरा का पूरा सर्किट ही घूम लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि पर्यटक जब घूमेगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, तो वहां पर रोजगार का भी जो है उद्गम का क्या होगा, स्रोत डेवलप होगा। राज्य की नई पर्यटन नीति 2018 में आई थी। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन कौन से स्मारक है, तो आगरा का किला 1983 में शामिल कर दिया गया था। ताजमहल को भी 1983 में शामिल कर दिया गया था। उसके 3 साल के बाद फतेहपुर सिकरी को, और कुंभ मेला को 2017 में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हेरिटेज आर्क कहां पर है, तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 ये जो आया है, उसके बाद हमने आपको बताया कि पर्यटन नीति दूसरी आ चुकी है। ये 18 वाला पहली पर्यटन नीति थी। उत्तर प्रदेश सरकार को देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने हेतु 2018 में पर्यटन नीति जारी की गई। इसमें सब कहानियां आप लोग पढ़ लीजिए, क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हमारे काम की चीजें हम उसको पढ़ेंगे। 5 वर्ष की पर्यटन नीति थी, तो 18 और 5 22 तक ये खत्म हो गई। 22 में नया पर्यटन नीति आई है। अब ये आपका 5 साल तक ये भी चलेगा, ठीक है। सॉरी 24 मैंने बोल दिया, 2022 में दूसरी पर्यटन नीति आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। जेवर में देखो, जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमने दिखाई दिया। हमने यह भी आपको बताया कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला जो है राज्य है। उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2022, उसके बारे में कहानी है, पढ़ लेना क्या क्या इनका जो है उद्देश्य। देखो 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश, ये सब चीजें करना है। इसमें देखो जितनी भगवान से राम से जुड़े रामायण सर्किट है उसको डेवलप करना है। अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर रामायण सर्किट के रूप में डेवलप करना है। इस तरह आप देखोगे तो मथुरा वाले रीजन में देखो कृष्ण सर्किट डेवलप करना है। उसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, धारबान, नंदगांव, बल्दी, ये सब आप डेवलप करेंगे। उसके बाद देखो महाभारत सर्किट डेवलप किया जाएगा, तो उसमें हस्तिनापुर, काम्पिल, अहिष्यत्र, तो ये सब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बात ध्यान रखना कि कहाँ पर महाभारत सर्किट, कहाँ पर रामायण सर्किट, कहाँ पर कृष्ण सर्किट और कहाँ पर बौद्ध सर्किट का डेवलप। देखो बुद्ध सर्किट यहाँ पर है, तो ये 4 सर्किट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आपको पता है प्रयागराज से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1 है ये। उसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों में के मध्य प्रस्तावित होता है? तो मेरठ से लेकर के प्रयागराज। यह सब क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शन है सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे देखो यहाँ पूछ दिया गया है, इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूछा जा सकता है, गंगा एक्सप्रेसवे पूछा था, इसलिए सावधान रहिए आप लोग। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? गौतम बुद्ध नगर में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करा, जलमार्ग नहीं। ये आपका कहाँ पर, ये आपका वाराणसी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, NH7 की बात कर रहा है। इसका नया नाम क्या है? NH19 हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगरी से होकर देखो नहीं गुजरता? देखो यहाँ पर आ गया। तो जब उसके बीच का आप राज्य जिला याद रखोगे तभी आप बता पाओगे, इसलिए मैंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्योंकि चर्चा में है, इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेस, इतना ही तो एक्सप्रेसवे है महत्वपूर्ण, इसको याद रख लेना किन किन जिलों से होकर जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लगभग लंबाई कितनी है? 303 किलोमीटर। हमने आपको बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे ज्यादा लंबाई है लगभग 500 550 किलोमीटर के आसपास है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ग्रैंड ट्रंक रोड की बात कर रहा है तो अलीगढ़ से होकर के, अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो राजछासी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ये करंट का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। जुलाई 2018 में स्थित उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ पर फैली हुई है? तो यूपी गेट से गाजियाबाद में लेकर के राजनगर में। यह भी करंट का क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया गया। नृसिंह की सबसे ऊंची सॉरी कह रहा है कि नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? दुधई में। घोषिताराम मठ कहां पर है? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क महत्वपूर्ण है, लखनऊ में। कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क है? ऊपर सबने में बताया, सब कुछ ध्यान रखना। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, कई बार पूछा जाता है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया? आपको पता है चंद्रशेखर पार्क, इसको ऊपर बताया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, ध्यान रखना। बच्चे मोतीलाल नेहरू संग्रहालय को प्रयागराज लगा लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई? हमने बताया ऊपर 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा देखो बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य, ये देखो यहाँ पर आ गया ना कि बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा शामिल जो है? तो बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर है, महोबा है। तो आपको इसी तरह याद रखना है कि बौद्ध सर्किट, ये ध्यान रखना, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, रामायण सर्किट, उसके बाद महाभारत सर्किट, महाभारत सर्किट, और उसके बाद कृष्ण सर्किट। यह सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ताज एक्सप्रेसवे किस शहरों को जोड़ता है? तो आगरा से ग्रेटर नोएडा तक। तो ये दो चैप्टर को हमने बताया ना कि आपको चूंकि दो ही चैप्टर इसमें दिया, क्यों? क्योंकि थोड़ा टेस्टिंग भी करना चाह रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद कोशिश किया जाएगा सब कुछ सही रहेगा तो 4-4 चैप्टर करके इसको 2 से 3 वीडियो में और कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 10 चैप्टर आगे कंप्लीट हो गए हैं, 11 चैप्टर और बचे हैं। अब सही रहेगा तो 3 वीडियो इसमें और बनेंगे, कंप्लीट कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा डिले हुआ, इसके लिए आप लोग इसके लिए कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा, और आप लोगों ने इतना इंतजार किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।